गुड इवनिंग एंड वेलकम गाइज। स्वागत है आपका वॉच बुक की इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस के अंदर। और ईडियम्स की हम लोग बात कर रहे थे। कल हमने बहुत सारे ईडियम्स पढ़े और आज फिर हम दोबारा ईडियम्स पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ईडियम्स अभी हैं, तो गाइज आज के ईडियम्स के साथ शुरुआत करते हैं। जल्दी से मैं आपको एक ईडियम्स एक्सप्लेन करता चलता हूँ। मैंने आपको बताया था ईडियम्स के अंदर बहुत सारे नए शब्द मिलते हैं, एक्शंस मिलते हैं और ईडियम की ना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कर सकते हैं। वैसे तो ईडियम के क्वेश्चन आंसर नहीं बनते, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ईडियम्स को ऐसे ही रटना पड़ता है। जो ईडियम्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के ईडियम चालू करते हैं और आज का पहला ईडियम है ही इज माई फॉस्टर ब्रदर। व्हाट इज फॉस्टर ब्रदर? फॉस्टर ब्रदर के लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है। आपने देखा हो कि मूवी आई थी बागबान। तो बागबान में अमिताभ बच्चन ने जो सलमान खान था एक तरह से गोद लेके उसे पाला। अच्छा, गोद लेने के लिए हमारे कानूनी नियम होते हैं, उन्हें हम अडॉप्टेड सन बोलते हैं। अडॉप्टेड नहीं था वो, उसे एक्चुअली कानूनी तौर से गोद नहीं ले सकता था क्योंकि उसके ऑलरेडी 4 बेटे थे। अगर किसी का बेटा है तो वो लड़के को गोद नहीं ले सकता। तो सलमान खान को गोद तो लिया नहीं था वहाँ पर, तो अडॉप्टेड तो नहीं बोल सकते। तो क्या था, जब किसी को गोद ना लेके वैसे बेटे के तौर पे पाला जाता है उसे बोलते हैं फॉस्टर। ही इज माई फॉस्टर सन, ही इज माई फॉस्टर फादर। तो अमिताभ वॉज फॉस्टर फादर एंड सलमान खान वॉज फॉस्टर सन। इस तरह फॉस्टर ब्रदर एंड सिस्टर भी हो जाते हैं। ही इज माई फॉस्टर ब्रदर, ये मतलब भाई की तरह है, राइट? घर में रहता है, भाई की तरह है, रियल नहीं है, नॉट रियल ब्रदर। एक तो होता है रियल ब्रदर, एक होता है स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई। सौतेला भाई तो आपको पता होगा ना। अच्छा, एक होता है रिगार्डेड ब्रदर, आप रिगार्डेड भी बोल सकते हो। रिगार्डेड मतलब मुंह बोला, जिसे आपने भाई बोलना चालू कर दिया, उससे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, आपका कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन आपने उसे भाई मानना चालू कर दिया, तो उन्हें रिगार्डेड ब्रदर, रिगार्डेड सिस्टर बोल लिया जाता है। होता है ना, कॉलेज में जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे रिगार्डेड ब्रदर सिस्टर बन जाते हैं। हमारी एजुकेशन लाइफ में भी ऐसे ही रहा। बहुत सारे बच्चे आए जिन्होंने भाई बनाया, राखी भी बांधी, बहुत समय तक उनकी राखी जाने के बाद भी आती रही। तो आज भी वो लोग मुझे याद आते हैं जिन्होंने काफ़ी समय तक राखी मुझे भेजी, वो एज ए रिगार्डेड सिस्टर और आई वॉज रिगार्डेड ब्रदर। तो गाइज रिगार्डेड भी बोल सकते हैं आप। फॉस्टर मैंने बता दिया, जो सलमान खान और जो अमिताभ बच्चन का रिलेशन था उसी को आप बोल सकते हैं फॉस्टर ब्रदर एंड फॉस्टर फादर सिस्टर। नेक्स्ट चलते हैं और अगला है डोंट ऐड इंसल्ट टू माई इंजरीज। मतलब मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। जख्मों पर नमक छिड़कना क्या होता है? यानी इंसान एक तो वैसे परेशान है, उसकी और ज़्यादा परेशानी बढ़ाना। अब होता किस तरह से है, अब जैसे देखो कोई इंसान फेल हो जाए एग्जाम में, वैसे दुखी है, आप और उसे बोलने लगो और भी पढ़ाकू फर्स्ट आ गई। अब आप क्या करो, एक तो दुखी हो, उस पर जख्मों पर नमक ही तो छिड़क रहे हो। तो जख्मों पर नमक छिड़कने का मतलब है दुखी इंसान को और ज़्यादा दुखी करना। डोंट ऐड इंसल्ट टू माई इंजरीज, तो मतलब मेरे घावों पर इंसल्ट मत लगाइए। अच्छा, हमारे यहाँ तो नमक लगाते हैं, वहाँ पर इंसल्ट लगाते हैं। दोनों देशों में ये डिफरेंस है, दोनों जगह ये डिफरेंस है। इंग्लिश में इंसल्ट करते हैं और हमारे हिंदी में तो सीधे सीधे नमक लगा दिया जाता है जख्मों पर। सोचिए किसी के जख्म पर नमक लगा दें, क्या हालत होगी, बिलबिला जाएगा एकदम से। तो अगर ऐसे किसी के साथ ये काम करो ना, वो भी बिलबिला जाता है। सो यू शुड नॉट ऐड इंसल्ट टू अदर्स इंजरीज। नेक्स्ट, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, बीती गई बिसार दे अब आगे की सुध ले। अब सोच ली क्या होता है, बीती गई बिसार दे अब आगे की सुध ले। यानी जो बीत गया उसे भूल जाइए, आगे देखिए करना क्या है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कल आया था ना, तो उसी का ही अगला पार्ट है, राइट? लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, बीती गई बिसार दे, जो हुआ उस पर मिट्टी डालो, उसे छोड़ो, आगे देखो क्या करना है। जो बीत गया उसे आप नहीं बदल सकते, आप केवल उन्हें बदल सकते हैं जो आगे आने वाला है। यू कैन डिसाइड योर फ्यूचर, यू कैन नॉट डिसाइड योर पास्ट, यू कैन नॉट डिसाइड योर प्रेजेंट, राइट? यू कैन डिसाइड योर फ्यूचर। वो आपके आज के लिए गए एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या चूज करते हैं। आप जो भी चूज करते हैं वही आपका फ्यूचर बनाता है। तो गाइज, चुनाव आप ये नहीं कह सकते मेरे साथ ऐसा हुआ, जो भी हुआ उसका चुनाव आपने ही किया था। आपने जो चुनाव करे उनका रिजल्ट आपके सामने आ गया। गीता में भी साफ कहा है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा, वैसे फल मिलेंगे। आपके हाथ में नहीं है, आप युद्ध करना आपके हाथ में है, जीत या हार आपके हाथ में नहीं है। यानी एक्शन लेने आपके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है कि आप जीतोगे हारोगे। फ्रूट आपके हाथ में नहीं है। तो गाइज, यू चूज एवरी डे। सो आप जब भी किसी का चुनाव करते हैं, अगर आप प्रोएक्टिव बन के चुनाव नहीं कर रहे हैं उस चीज का, तो रिजल्ट तो गड़बड़ाने जाना ही है। तो इसलिए कहते हैं खैर जो बीत गया सो बीत गया, आगे सोचिए, चुनाव कीजिए, सही चीजों का चुनाव कीजिए, सही गलत कायदे से चुनाव कीजिए, आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। अ ड्रॉप इन ओशियन,
ड्रॉप इन ओशन मतलब गाइज ऊंट के मुंह में जीरा। अब किसी को बहुत तेज भूख लगी, उसने कहा आई एम डेड हंग्री। आपने कहा अच्छा भूख है तो एक काम करो, लो भाई बिस्किट खा लो। अब एक बात बताइए, किसी को इतनी ज्यादा भूख लगी हो तो क्या एक बिस्किट से भूख मिट जाएगी? नहीं ना, ऊंट के मुंह में जी रहा है भाई। दिस इज अ ड्रॉप इन ओशियन, राइट, दिस इज अ ड्रॉप इन ओशन। ये तो एक ड्रॉप है, समुद्र में एक बूंद के बराबर है। क्या वैल्यू होती है समुद्र में बूंद की? कुछ नहीं होती। दिस इज अ ड्रॉप इन ओशन। ऐसी इतनी तेज भूख लगी हो, अब एक बिस्किट दे दो तो दिस इज अ ड्रॉप इन ओशन। क्या होगा, इस सबको पेट तो भरेगा नहीं, यानी जरूरत तो इतनी सारी है लेकिन मिला इतना सा। दिस इज अ ड्रॉप इन ओशन। नेक्स्ट, अ स्टॉर्म इन टी कप। खोदा पहाड़ निकली चुइयां, यानी बात तो बहुत बड़ी बनी, ये वो खूब पतंग बढ़े, लेकिन रिजल्ट आया जीरो। खोदा पहाड़ निकली चुइयां, वो भी मरी हुई। यानी हो हल्ला तो बहुत मचता है लेकिन रिजल्ट जीरो। कुछ लोग होते हैं तेजी से ये कर वो कर, शुरुआत तो बहुत बेहतरीन करते हैं लेकिन रिजल्ट जीरो आता है, आगे सक्सेसफुली नहीं हो पाती। आज स्टॉर्म मतलब तूफान आया। कहाँ आया? इन अ टी कप, चाय के प्याले में। अब चाय के प्याले में तूफान आ गया तो कौन सी बड़ी बात है, वो होता है ना चाय में चम्मच घुमा दो तो तूफान के टाइप का बन जाता है। तो स्टॉर्म इन टी कप की कोई वैल्यू नहीं है। तो कहीं इसी तरह है कि मतलब ये तो केवल बातें ही हैं, होने वाला कुछ नहीं है। दिस इज अ स्टॉर्म इन टी कप। ये सारी बातें, होगा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, अगला है गाइस हमारा डोंट ऐड फ्यूल टू फायर। डोंट ऐड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी मत डालो। हमारे तो क्या है ना, आग में घी डालते हैं, वहां पर ये यज्ञ वगैरह होते हैं ना, हमारे तो यज्ञ होता है तो यज्ञ में आग जल रही होती है, उसमें घी डालते हैं ताकि आग और जल जाए। तो अब विदेशों में तो यज्ञ होता नहीं है तो इसलिए उनकी कहावत बदल गई, वहां पर फ्यूल डालते हैं, तेल डालते हैं ताकि आग भड़के। तो ये कहा है डोंट ऐड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी मत डालो, यानी कोई काम ऐसा मत करो जिससे आग और भड़क जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो ये परफेक्ट सिचुएशन है। आप इंडिया के सिनेरियो में देखिए, यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम ये है, कहीं थोड़ी सी आग लग जाए, तेल डालने के लिए सारी पार्टीज पहुंच जाती हैं। कोई स्पेशल पार्टी की बात नहीं करूँ, सबकी ये कंडीशन है, राइट। उनका काम ये है ऐड फ्यूल टू फायर। तो जब तक ऐड फ्यूल टू फायर नहीं करेंगे उनकी पॉलिटिक्स ही नहीं चलेगी ना। तो उनका तो काम ये है, दे आर एडिंग फ्यूल टू फायर। ज्यादातर पार्टीज का काम यही है, दे आर एडिंग फ्यूल टू फायर। आग लग जाए बस उन्हें तेल डालने पहुंच जाना, तेल उनके पास बहुत है। तो कहीं कुछ ऐसी होता है, कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है कि दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, थोड़ा सा उसे भड़का, थोड़ा सा उसे भड़का, ताकि लड़ाई और भड़क जाए। तो लोगों का काम होता है, दे आर इन द हैबिट ऑफ एडिंग फ्यूल टू फायर। आग में घी डालने की आदत होती है उनकी। दे लाइक टू ऐड फ्यूल टू फायर। उन्हें पसंद है आग में घी डालने का काम। सो डू यू लाइक टू ऐड फ्यूल टू फायर? डू यू वॉन्ट टू ऐड फ्यूल टू फायर? आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं इसी तरह से, ताकि आपकी इंग्लिश बोलती रहे, स्ट्रॉन्ग होती चली जाए। तो एक बार मेरे साथ बोल कर देखिए, डू यू वॉन्ट टू ऐड फ्यूल टू फायर। एक्शन बन गया ऐड फ्यूल टू फायर। डू यू, डिड यू, विल यू, आप सबसे बोलिए डू यू ऐड फ्यूल टू फायर। डालते हो आग में घी, राइट। डिड यू ऐड फ्यूल टू फायर, डाला था आपने। विल यू ऐड फ्यूल टू फायर, डालेंगे आप। इस तरह से आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बहुत शानदार सिचुएशन है गाइस, इट इज अ कैच 22 सिचुएशन। कैच 22 सिचुएशन क्या होता है? जब पहली सिचुएशन दूसरी पे डिपेंड हो जाए और दूसरी पहली पे हो जाए। यानी पहली सिचुएशन जब होगी जब दूसरी हो जाएगी, दूसरी जब होगी जब पहली हो जाएगी। पहली इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो दूसरी के बाद होगी, दूसरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पहली के बाद होगी। समझ में आया कुछ? नहीं। इसी को तो कहते हैं कैच 22 सिचुएशन, जब एक दूसरी के ऊपर दूसरी पहली के ऊपर डिपेंड हो जाए। जैसे एक बार क्या हुआ, बड़ी परेशानी के दिन थे मैं एक ज्योतिषी के पास चला गया कि भाई बाबा बड़ी परेशानी चली है, हाथ देखो बताओ क्या चल रहा है। उसने हाथ देख के कहा कि क्या बात कर रहा है, तेरे हाथ में तो बहुत पैसा है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुम्हें देने का तो पैसा है नहीं, तुम कह रहे हाथ में बहुत पैसा है। कहले भाई पैसा तो है, बस पैसा है शादी के बाद। एक काम कर, तू शादी कर ले, पैसा आना चालू हो जाएगा। मैं शादी तो नहीं हो रही। कहना क्यों? मेरे पैसा नहीं है। भाई पैसा आने के लिए शादी चाहिए और शादी होने के लिए पैसा चाहिए। पैसा होगा तब शादी होगी, शादी जब होगी जब पैसा होगा। कैच 22 सिचुएशन, यानी पहली सिचुएशन दूसरे के ऊपर, दूसरी सिचुएशन पहली के ऊपर, इसे बोलते हैं कैच 22 सिचुएशन। तो गाइस कई बार ऐसे हो जाता है कि इंसान कैच 22 सिचुएशन में फंस जाता है। ये काम जब होगा, राइट, जब पहला काम होगा, पहला काम जब होगा जब दूसरा काम हो जाएगा। जैसे बिजनेस करना है तो गाइस बिजनेस तब बढ़ेगा जब पैसा आएगा, पैसा जब आएगा जब बिजनेस बढ़ेगा। कैच 22 सिचुएशन, इट इज कैच 22 सिचुएशन। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट है हमारा द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी अब गेंद आपके पाले में है।
यानी हमने इधर से गेंद भेज दी, अब आपके पाले में, आपकी जो मर्जी चाहे वो करो, आप उठा के जेब में रखो, अब इसे मारो, इधर मारो, इधर मारो, जो करना है। सिचुएशन आपके हाथ में, डिसीजन आपको लेना है। जैसे एक दिन घर पे बात बनी कि भाई चलो घूमने चलते हैं बाहर, मैं चलते हैं कुछ घूमने के लिए चलते हैं, तो बताइए कहाँ चलना है। मैंने कहा आप डिसाइड करो, जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे। अब देखिए मैंने उनसे कहा भाई आप डिसाइड करो, जहाँ आप कहोगे वहाँ चलेंगे। तो मैंने क्या काम करा, गेंद उनके पाले में डाल दी। अब उन्हें डिसाइड करके बताना है कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना। द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब उनके हाथ में, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो जब दूसरे के पाले में हम गेंद डाल देते हैं, उसे डिसीजन लेना होता है, तभी बोलते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। नेक्स्ट है डिसीजन आई वॉश। आई वॉश बोलते हैं नजरों का धोखा, यानी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। वह तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा जो टीवी में एड्स चलते हैं, वो देखिए ऑल द एड्स आर आई वॉश। जितने भी एड्स हैं ज़्यादातर आप देखिए आई वॉश ही हैं, उनमें जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आई एम ए कॉम्प्लान बॉय। तो जिनकी हाइट बढ़ती है, क्या सभी ने कॉम्प्लान पिया है, बॉर्नवीटा पिया है? मैंने तो खूब पिया, कॉम्प्लान पिया, मेरी तो हाइट नहीं बढ़ी। तो कहीं जैसा नहीं है कि कॉम्प्लान पियेंगे तो ही हाइट बढ़ेगी, जिसकी बढ़नी है उसकी बढ़ जाएगी। टीवी एड्स में जैसा दिखाया जाता है, वो डियो लगाते हैं, डियो लगा के चलते हैं, सारी लड़कियां पीछे आ जाती हैं। आपके पीछे आया आज तक कोई नहीं आया होगा, ऐसा होता ही नहीं है। बाइक लेके चलो, हर कोई आपकी तरफ निगाहें करता है, अरे खूब लेके निकल जाओ, कोई नहीं देखता बाइक को। क्यों? कि जितने भी एड्स होते हैं ना, दे आर आई वॉश, नजरों का धोखा है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। वैसे इतिहास में एक बहुत बड़ा आई वॉश था, जिसकी वजह से विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। तो आप मुझे बताइए वो कौन सा आई वॉश था, कमेंट करना कि किस आई वॉश की वजह से दुनिया की या इंडिया की तो सबसे बड़ी लड़ाई थी वो हुई थी, वो आई वॉश क्या था, बताइएगा आप मुझे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इट इज 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी है। मतलब ये केवल दिखावा है, कुछ दिन चलेगा उसके बाद सब बेकार। जैसे आजकल के फैशन होते हैं ना, 9 days वंडर होते हैं, 4 दिन फैशन चलते हैं फिर खत्म। आजकल की फैशनेबल चीज़ें होती हैं, आप फैशनेबल चीज़ें, टेबल ले आइए शीशे की, बेहतरीन डेकोरेटेड, चलती कितने दिन है, 1 साल बाद उनके अस्थिपंजर पंजर हिल जाते हैं। क्यों? केवल दिखावा है ना, 9 days वंडर। अच्छा हमारे यहाँ तो कहते हैं 4 दिन की चांदनी है, उनके यहाँ कहते हैं 9 days। उनके यहाँ मतलब फिर भी ज़्यादा चल जाती है। हमारे यहाँ तो 4 दिन ही चलती है, उनके यहाँ फिर भी 9 दिन चल जाती है। हमारे यहाँ तो जल्दी खत्म हो जाती है, कॉपी ज़्यादा मारते हैं ना, चाइनीज़ आइटम ज़्यादा आता है, और चाइनीज़ आइटम की तो पूछे मत, वो तो होता ही 9 days वंडर है, राइट। तो इट इज़ 9 days वंडर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट स्लीपिंग डॉग लाए। लेट स्लीपिंग डॉग लाए मतलब खतरा मोल मत लीजिए, बैल मुझे मार वाली बात मत कीजिए। जो खतरा सो रहा है उसे आप मत बुलाइए। पिक्चर देखने जा रहे हैं, पापा जी को मत बताइए पिक्चर देखने जा रहे हैं, बताएगा तो बेटा पिटाई तय है। तो इसलिए अगर पिक्चर देखने जाना है चुपचाप जाओ, देख के आ जाओ। बताना है पिताजी को जरूरी, बताया तो पिटाई जरूर होनी है। तो गाइस इसलिए कह रहे हैं लेट स्लीपिंग डॉग लाए, खतरा सो रहा है उसे सोते रहने दो, बताओ मत। बैल मुझे मार वाली बात मत कीजिए। लेट स्लीपिंग डॉग लाए। अब आप जा रहे हैं रास्ते में तो देखा कि एक ब्रीफ केस रखा हुआ है, आपने देखा ब्रीफ केस में चेक करा तो उसमें पता चला उसमें ड्रग्स भरी हुई है। क्या करेंगे आप? पुलिस में देख आएंगे, पुलिस स्टेशन। आप गए पुलिस स्टेशन, राइट, वहाँ पर ड्रग्स दिया, इंस्पेक्टर को बताया कि सर ऐसे समझे ड्रग्स रखी हुई मिली है, बड़ी तारीफ होगी, राइट। पुलिस इंस्पेक्टर तारीफ करेगा पक्का? ऐसा नहीं होगा। आप वहाँ पे जाएंगे ड्रग्स देने, पुलिस वाला कहेगा एक काम करो भाई ये बैग लेकर रखो, इसे उठाकर अंदर बंद कर। अगले दिन अखबार में छप जाएगा 2 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक इंसान गिरफ्तार। अब साबित करते रहना। क्यों? अब वो क्यों झंझट उठाए कि बैग किसका क्या नहीं, पकड़ लिया ना ड्रग्स वाले को भी, तो पता चला कि खतरा मोल ले लिया तुमने। लेट स्लीपिंग डॉग लाए, खतरे मोल मतलब ड्रग्स है, तुम्हें पकड़वानी है, पुलिस को फोन कर दो, अपना आप आगे उठा के ले जाएगी। ज्यादा स्मार्ट बन के उसे लेके नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। मतलब स्वाद का कोई अकाउंट नहीं होता, स्वाद का कोई हिसाब किताब नहीं होता। किसी को किसी में टेस्ट आता है, किसी को किसी में टेस्ट आता है। हमारे कहावत है ना हिंदी में, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। अब अगर किसी को किसी को गधी पसंद आ जाए, अब उसके सामने तुम परी भी ला के रख दो तो वो कहेगा नहीं बेकार है, ये बढ़िया है, उसे गधी पसंद आएगी। क्यों? दिल तो गधी पे आ गया ना। अब जैसे आप देखिए किसी को अगर मूंग की दाल पसंद है, अब उसके सामने शाही पनीर रख दीजिए, वो नहीं कहेगा बेकार है, शाही पनीर नहीं, मूंग की दाल ये बढ़िया है। क्यों? पसंद तो मूंग की दाल है। अब उसके लिए कितना शाही पनीर आलूदम कुछ भी रख दो, उसे पसंद नहीं है तो उसके लिए वो बेकार है। अब जिसे आलूदम पसंद है उसके लिए मूंग की दाल बेकार है। देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। स्वाद का कोई हिसाब किताब नहीं होता। क्यों? क्योंकि यूजली आप जब मार्केट में जाते हैं
तो जब आप कोई सामान खरीद के लाते हैं तो जानते हैं आप वो सामान खरीद के लाते हैं जो बहुत सारे लोग आपसे पहले छोड़ के चले गए, नापसंद करके चले गए। उन्हें नापसंद था, आपको पसंद आ गया। देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट, स्वाद का कोई हिसाब किताब नहीं होता। देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। तो आप ये नहीं कह सकते ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, वो तो आपका देखने का नजरिया है। आपके लिए अच्छी है और आपके लिए बुरी है, लेकिन आपके हिसाब से वो बुरी नहीं है, वो दूसरे के लिए अच्छी हो सकती है। देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। जो आपके लिए बुरी है वो दूसरे के लिए अच्छी है, जो आपके लिए स्वादिष्ट है दूसरों के लिए बेकार है। स्वाद का कोई हिसाब किताब नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है, इट इज ओनली लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। इट इज ओनली लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट मिला है ये झूठा है। लेफ्ट हैंडेड का मतलब ये नहीं उल्टे हाथ से दिया है। लेफ्ट हैंडेड का मतलब है कि गाइज रियल कॉम्प्लीमेंट नहीं है। जैसे आप सो के उठ के आए हैं, आंख चढ़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, कोई दिख के कह रहा है भाई बड़ा स्मार्ट लग रहा है, तो क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। वैसे हाँ ध्यान रखना, कोई अगर तारीफ करता है तो आप बोल सकते हैं थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, यानी तारीफ को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। उसने आपकी तारीफ करी है तो वो कॉम्प्लीमेंट दिया है आपको, तो आप बता सकते हैं थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, कि जो आपने कॉम्प्लीमेंट दिया है उसके लिए धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे जो तारीफ हुई है क्या वो रियल में तारीफ है? नहीं है ना। तो गाइस हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। वो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो उसने मजाक कर रहा है। तो समझ जाइए दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ये लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है, रियल कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी जो आपके एक्शन है, जो आपके कर्म है, वो आपके शब्दों से ज्यादा तेज बोलते हैं। तो गाइस बहुत अच्छा शेर है इसके लिए कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और रहते हैं दुनिया में चुप वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जिनके अंदर हुनर होता है उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती गाइस, वो अपने हुनर से जवाब दे देते हैं। तो गाइस जिसके अंदर ना कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है उसे बोलना नहीं पड़ता, वो करके दिखा देता है। कुछ लोग केवल बोल के दिखाते हैं, कुछ लोग करके दिखा देते हैं। तो जो करके दिखाते होते हैं उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, उनका डंका पूरी दुनिया में बजता है, उनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। और जो केवल बोलते रहते हैं वो बोलते रह जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। जो आप करते हैं दुनिया उसे देखती है, दुनिया उसे सलाम करती है। आप क्या कहते हैं दुनिया उसकी कोई परवाह नहीं करती। कहने के लिए हजारों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, दुनिया सलाम करती है आप क्या करके दिखाते हो। जो आप करके दिखाते हो उसे सैल्यूट करा जाता है। तो गाइस बिलीव इन डूइंग, नॉट बिलीविंग सेइंग। केवल कहने में बिलीव मत कीजिए, करके दिखाने में बिलीव रखिए, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। आपके जो एक्शंस हैं वो आपके शब्दों से 1000 गुना तेजी से बोलते हैं। तेज आवाज होती है, पूरी दुनिया में आवाज होती है अगर आप काम को करके दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला है आई काउंट ऑन यू। काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। काउंट का मतलब यहाँ पे गिनने से नहीं है, अकेला काउंट होता तो गिनना होता है। काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई काउंट ऑन यू, मतलब मुझे आप पर भरोसा है। आई काउंट ऑन यू, भरोसा करता हूं मैं आप पे। तो गाइस एक्शन के तौर पे आप जैसे एक्शन होते हैं वैसे बातें कर सकते हैं। डू यू काउंट ऑन मी, क्या आपको भरोसा है मुझ पे? यस आई काउंट ऑन यू। नो आई डू नॉट काउंट ऑन यू, मुझे आप पे भरोसा नहीं है। यस आई काउंट ऑन यू, मुझे भरोसा है। यू शुड काउंट ऑन मी, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। तो एज ए एक्शन आप काउंट ऑन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुड यू प्लीज लैंड मी योर ईयर्स। लैंड उधार देना, बोरो उधार लेना, लैंड उधार देना, और लैंड क्या करना है यहाँ पर? योर ईयर्स यानी आपके कान। क्या आप मुझे अपने कान उधार दे सकते हैं? अब कान कैसे उधार देंगे, मतलब काट के दे दें क्या? उधार कैसे दिए जाएंगे कान? तो कान किसी को उधार तो दिए नहीं जाते। तो मतलब क्या हुआ इस बात का? तो कहा था ना गाइस, इडियम्स के जो शब्दों का मतलब होता है एक्चुअल में वो मतलब नहीं होता, मतलब तो कुछ और ही होता है। यहाँ पर जो मतलब है इसका वो ये है, कुड यू प्लीज लैंड मी योर ईयर, मतलब अपना कान पास में लाइए, मुझे कान में कोई बात कहनी है। क्योंकि देखिए जब आप किसी के कान में कोई बात कहते हैं तो क्या करते हैं, आप दोनों कान में हाथ रखते हैं, फिर यहाँ पर मुंह रखते हैं, फिर बोलते हैं। तो होता क्या है, अब उसका जो कान है वो आप पूरी तरह आपके पास आ गया ना। आप जो बोलोगे वो जाएगा, जो नहीं बोलोगे वो नहीं जाएगा। तो पूरा कान उधार ले लिया कि नहीं ले लिया आपने? तो इसलिए कहावत बन गई, कुड यू प्लीज लैंड मी योर ईयर। लैंड मी योर ईयर मतलब अपना कान उधार दो, मतलब कान में बात सुनो। तो किसी से कान में कोई बात कहनी है तो कह सकते हैं लैंड मी योर ईयर, मतलब अपना कान इधर ला, एक बात कहता हूँ। कुड यू प्लीज थोड़ी सभ्यता के लिए आ गया। कुड यू प्लीज सभ्यता के साथ बोला, सभ्यता नहीं लगानी तो उसे हटा दो, लैंड मी योर ईयर, ये ऑर्डर बन गया कि भाई अपना कान दे, इधर बात कहता हूँ। कुड यू प्लीज सभ्यता में आ गया, कृपया अपना कान दीजिए, आपके कान में एक बात कहनी है। कुड यू प्लीज लैंड मी योर ईयर।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला माइट इज राइट, मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास लाठी है वही सही है, यानी जिसके पास ताकत है ही इज ऑलवेज राइट। राइट, अब सपोज कीजिए कोई पतला दुबला इंसान आपके ताकत के सामने कुछ भी नहीं, बिल्कुल पतला दुबला इंसान भी अगर बंदूक लेकर आपके सामने हो, तमंचा लेकर खड़ा हो जाए तो क्या करोगे? उसने कहा बैठ तो चुपचाप बैठोगे, उसने कहा खड़े हो तो चुपचाप खड़े होगे, उसने कहा नाक रगड़ तो नाक रगड़ोगे। क्यों? बंदूक है ना उसके पास, ताकत तो उसके पास है। माइट इज राइट, जो ताकत है वही सही है। माइट इज राइट, जिसके पास ताकत है वही सही है। तो उसके पास बंदूक है तो वो सही है, लेकिन तभी आपको पता चल जाए बंदूक तो है लेकिन गोली नहीं है। अब सोचो क्या करोगे उसका। अब तो माइट बदल गई ना, माइट इधर की बजाय उधर चली गई। तो इस बार आप राइट हो, जो कर सकते हो कर लेना। अच्छी कहावत है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस, भैंस तो वही ले जाएगा जिसके पास लाठी है। ताकतवर ही सही होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है ऐसा, लेकिन होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगला है टाइम इज द बेस्ट हीलर। गेट टाइम इज द बेस्ट हीलर मतलब वक्त सबसे बड़ा मरहम। हील घाव का भरना, हीलर मरहम जो घाव पे लगाते हैं वो हीलर बोलते हैं। तो टाइम इज द बेस्ट हीलर कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। समय के साथ साथ बड़े से बड़े जख्म भर जाते हैं। होता है कई बार जब हमारे साथ बुरी घटना घटती है, मेरे साथ भी हुआ ऐसा, राइट, कुछ ऐसा बुरा हुआ कि भूलना बड़ा भारी पड़ा। उस वक्त लगा था कि कैसे इस क्राइसिस से उभरेंगे, कैसे इस दर्द को सहेंगे, लेकिन क्या होता है ना, धीरे धीरे करके समय जब बीतता चला जाता है ना, तो हम धीरे वो बुरी बातें, वो बुरी घटनाएं भूलते चलते हैं, नई घटनाएं हमारे जीवन में आते चले जाते हैं, हम उन्हें याद करने लगते हैं। तो जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो ना, गिव योरसेल्फ टाइम, अपने आपको टाइम दीजिए। वक्त बड़ी से बड़ी घटना, बड़ी से बड़ी बुरी चीज को भुला देता है, लेकिन टाइम देना जरूरी है। टाइम दीजिए अपने आप को, वक्त का मरहम लगाइए। होता यही है कि जब वो घटना घटती है तो हमें ऐसा लगता है जिंदगी अब खत्म, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। टाइम इज द बेस्ट हीलर, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट, ही इज अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स बोलते हैं छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम मतलब उन लोगों को बोला जाता है जो रहते हैं आपके बीच में, लेकिन उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है, यानी वो बहुत सारी बात ना छुपा कर रखते हैं आपके बीच में। छुपा रुस्तम उन्हें बोलते हैं, मतलब आपके साथ ही आपके ग्रुप में, लेकिन बहुत अच्छा सिंगर आपको पता ही नहीं, तो आप कहेंगे ना भाई तू तो छुपा रुस्तम निकला, यू आर अ डार्क हॉर्स। राइट, इंग्लिश में बोलते हैं यू आर अ डार्क हॉर्स, मतलब हमारे साथ में रहता है, सिंगर है, हमें ही नहीं पता, क्योंकि वो लोग बहुत सारी बात छुपा कर रखते हैं। कुछ लोगों को ओपन बुक होते हैं, उन्हें कोई भी जाए पढ़ ले, उन्हें पता होता क्या है। कुछ लोग होते हैं डार्क हॉर्स। तो व्हाट यू आर यू अ ओपन बुक और आर यू अ डार्क हॉर्स? आप क्या है दोनों में से? चलिए नेक्स्ट का चलते हैं, और अगला है ही इज हेलन हर्टी। हेलन हर्टी बोलते हैं मतलब चुस्त दुरुस्त है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ है, बेहतरीन है। जैसे मैं पूछता हूँ हाउ आर यू, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं आई एम हेलन हर्टी। बढ़िया है, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। राइट, तो गाइस दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ ईडियम। ईडियम का सेकंड पार्ट हुआ, और काफ़ी मज़ेदार ईडियम्स आपने देखा होगा आ रहे हैं आपके, ऐसे बहुत सारे ईडियम्स हिंदी के और भी होंगे। तो गाइस ऐसा नहीं कि बहुत सारे ईडियम की आप किताब खरीद लो, रट्टा मार लो, बहुत सारे ईडियम्स नहीं बोले जाते। हिंदी में भी आप देख लीजिए पूरे दिन में कितने ईडियम्स यूज करते हैं, हार्डली फ्यू। तो इसलिए कुछ ही ईडियम्स आपको रखने हैं। अगर कोई ईडियम ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ टू स्पीक दैट इन इंग्लिश। तो अपनी ईडियम की इस सेकंड पार्ट को आज यहीं स्टॉप करते हैं। एक पार्ट और बचा है जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट पार्ट में कौन कौन से ईडियम्स आने हैं। तो अपनी आज की क्लास स्टॉप करते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए फ्रॉम द माय साइड, नाइस मीटिंग यू।